बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट एवोल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर एवोल्यूशन से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू द वास्ट डाइवर्सिटी डेट वी ऑब्जर्व टुडे। अब ये हमारे पास आ जाता है। इसमें पहले मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास पहले जो जिराफ थे उनकी नेक जो सी थी वो क्या थी, शॉर्ट नेक थी, यानी कि उसकी लेंथ जो सी थी वो शॉर्ट थी। क्यों? क्योंकि उनको नीचे जो से लीव्स वगैरह जो है वो शॉर्ट लेंथ पे अवेलेबल थे, वो इजीली वहाँ से फीड कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट ने अपने आप को चेंज किया, जो ट्रीज़ की लेंथ है वो क्या होती गई, पहले से लंबी होती गई, जिस तक अब ट्रीज़ तक पहुँचने के लिए उन्होंने लीव के ऊपर क्योंकि फीड करना था तो वो क्या करते थे, वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे और ताकि वो लीव तक, ट्रीज़ के ऊपर जो लीव्स प्रेजेंट है वहाँ तक पहुँच सकें, उनके ऊपर फीड कर सकें। अब क्या होता था कि क्योंकि वो अपनी नेक को स्ट्रेच कर रहे थे तो क्या होने लगा कि उनकी जो नेक है वो क्या होने लग गई, लॉन्ग होने लग गई, और ये जो उनका फीचर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होना शुरू हो गया। अब हमारे पास होता क्या है कि जो अगर हम स्टार्ट वाला देखें, जिराफ जो कि क्या है, उसकी नेक जो सी है वो क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट लेंथ है। लेकिन अब का अगर हम प्रेजेंट फॉर्म देखें तो उसकी नेक जो सी है, उसकी लेंथ जो सी है वो लॉन्ग हो चुकी है। तो शॉर्ट से लेके आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन टू जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता जो नेक लॉन्ग होती गई, और अब जो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि पहले जो उसके बॉडी जिस तरह एग्जिस्ट कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो उसके अंदर चेंज आता गया, और अब प्रेजेंट फॉर्म में जो जिस तरह की उसकी बॉडी है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास आ जाता है यही है, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जब लाइफ के ऊपर, जब अर्थ के ऊपर लाइफ जो सी है वो ट्रांसफ़र होती है, उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स ह्यूमंस आ जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चेंज आता है उनकी अर्लीस्ट फॉर्म से, यानी कि पहले की फॉर्म से, और जो अब प्रेजेंट फॉर्म है उस तक ये जो चेंज आ रहा होता है, ये पूरा टाइम पीरियड जो सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन जो सा है वो मेनली किस पे ऊपर बेस कर रहा होता है, एवोल्यूशन ज़्यादातर तब एग्जिस्ट करता है, तब एवोल्यूशन आता है किसी भी चीज़ के अंदर, तब वो चीज़ इवॉल्व करती है जब वो इंटरेक्शन होता है किसके दरमियान में, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में। जैसे अगर हम लोग जिराफ की पॉपुलेशन देखें तो जब इसके इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ था, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया था, और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए ये क्या इन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आए हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फिर चेंज नहीं लेके आएगा, यानी कि अगर उसने अपनी बॉडी को जो सा है वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व नहीं किया, तो वो यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है उसको फूड नहीं मिलेगा। अगर जिराफ जो है अपनी नेक को शॉर्ट रखता तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी स्पीशी ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने क्या किया, इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होने के लिए अब उसने अपनी बॉडी के फीचर को क्या किया, चेंज किया, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को इजीली क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। यही बात डार्विन ने जो सा है वो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन जो सा है वो आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके मैकेनिज्म को, जो डार्विन ने हमारे पास एवोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया था, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है, नेचर को सिलेक्ट करना। यानी कि नेचर को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने क्या किया था, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया था कि नेचर की वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या लेके आए थे, चेंज लेके आए थे। और फिर नेचर ने क्या किया था, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आए थे उनको सेलेक्ट किया था आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर चेंज नहीं लेके आए थे, या फॉर एग्जांपल कुछ अगर शॉर्ट नेक वाले जो उनसे वो रह भी गए थे, तो क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो इन्वायरमेंट ने उनको रिप्रोडक्शन के लिए आगे सेलेक्ट नहीं किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि ख़त्म हो गए थे। जबकि जिन्होंने अपने इन्वायरमेंट को के साथ साथ अपने आप को चेंज किया था, उसको इन्वायरमेंट ने सेलेक्ट किया आगे रिप्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हम लोग आगे फर्दर डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन के बाद हमारे पास दिया हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है वर्सेस नेचुरल स्पेशल क्रिएशन। ये हमारे पास अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास आ जाता है जब हमारे पास 19वीं सेंचुरी जो सी है वो स्टार्ट हुई थी। 19वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो दो ग्रुप्स हमारे पास बन चुके थे, यानी कि दो ग्रुप्स बने थे। अब दोनों ग्रुप्स जो से, एक ग्रुप जो सा था वो हमारे पास था कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो ग्रुप जो क्या करता था, जो बिलीव रखता था कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, और दूसरा ग्रुप जो सा है वो किसके ऊपर बिलीव रखता था, स्पेशल क्रिएशन के ऊपर, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर बिलीव रखता था। अब वो एवोल्यूशनिस्ट जो से थे वो बिलीव रखते थे कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, और जो हमारे पास क्रिएशनिस्ट थे वो बिलीव रखते थे स्पेशल क्रिएशन के ऊपर। अब इन दोनों में होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन क्या कहता है और स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है, वो हम देखते हैं।
तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 थ्योरीज़ आ गई हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमारे पास क्या कहती है। ये हमारे पास कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें अभी नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास इसी तरह जो उनसे हैं वो क्रिएट किए गए थे, यानी कि नेचर ने इनको क्रिएट किया था और एग्जैक्टली इसी तरह इनको क्रिएट किया गया था, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। यानी कि जो हमारे पास जिराफ है अभी, अगर उसकी लेंथ उसकी नेक की जो लेंथ है अगर वो लंबी है तो वो क्रिएट ही इसी तरह हुआ था, ये टाइम के साथ साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बात बोलती है। साइंटिस्ट के अंदर से थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे जो बिलीव रखता था वो था हमारे पास कार्लस लिनियस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास अब क्या कहती थी, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जिस फॉर्म में पहले एग्जिस्ट करते थे आहिस्ता आहिस्ता उस फॉर्म के अंदर क्या हुई, उस फॉर्म के अंदर चेंज आया, किसको, इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और अब फिर हमारे पास वो वाली फॉर्म आई थी जो कि प्रेजेंटली अब एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मैंने पहले जिराफ की एग्जांपल दी थी, यानी कि उनकी नेक की लेंथ जो सी है वो पहले शॉर्ट थी और इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेक की लेंथ जो सी है वो क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, और अब हमारे पास लॉन्ग नेक जिराफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कहती थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऑर्गेनिज्म जो उनसे वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व किए हैं, उनके एक टाइप के जो उनसे ऑर्गेनिज्म थे आहिस्ता आहिस्ता वो किस में कन्वर्ट हो गए, दूसरी टाइप के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास इन्होंने यहाँ पे बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट के काम लिखे हुए हैं, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशन, वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है लिनियस। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो सी थी 1707 से लेके डेट ऑफ डेथ जो सी है वो 1778 है। इसने क्या काम किया था, ऑर्डर्ड इन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ लेके आया था। दूसरे नंबर पे इसने क्या किया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि और सारे ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की थी। ये तो हम लोगों ने 10 में भी जो सा है इनके देखे हुए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को किस तरह यानी कि नेमिंग की जाती है। जैसे ह्यूमंस का होमोसेपियन जो सा वो साइंटिफिक नेम है, तो ये सारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर ही नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेमार्क। लेमार्क अगर देखा जाए तो इसकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, ये याद रखनी है, MCQs में हो सकता है आ जाए। इसने क्या काम किया था, दे पब्लिश थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसने क्या की थी, उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज आता है। इसी तरह हमारे पास मेल्थस था। मेल्थस ने क्या काम किया था, दे पब्लिश ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसने प्रिंसिपल पॉपुलेशन के बारे में जो सा एक ऐसे लिखा था जो कि आगे जाके एवोल्यूशन के कंसेप्ट में काफ़ी काम आया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगला साइंटिस्ट है हमारे पास क्यूवियर। क्यूवियर जो सा था इसने क्या क्या काम किया था, दे कॉन्ट्रीब्यूट मच ऑन दी साइंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, यानी कि इसने फोसिल फ्यूल्स के बारे में जो सा है वो डिस्क्रिप्शन दी थी। इसके अलावा इसने क्या काम किया था, इसने अर्थ की हिस्ट्री बताई थी अकॉर्डिंग टू कैटेस्ट्रोफिज़म। कैटेस्ट्रोफिज़म अब हमारे पास क्या होता है, ये होता है कुदरती आफात, यानी कि सैलाब या अर्थक्विक वगैरह जो ज़मीन के अंदर किस तरह चेंज लेके आते हैं और उस चेंज की वजह से पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास किसने स्टडी किया था, क्यूवियर ने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यील। इसने क्या काम किया था, दे पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। इसने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, यानी कि ये बुक जो सी है वो ज़मीन के बारे में थी। अगला पॉइंट है हमारे पास डार्विन। डार्विन जो सा था इसने फिर इन सब को स्टडी करते हुए उसने क्या किया था, इन सब चीज़ों को भी स्टडी किया था। दूसरा ये ये एक बहरी सफ़र पर गया था, वॉयेज ऑफ द बेगल। इसका क्या मतलब था, बेगल जो सा है ये इसकी शिप का नाम था जिसके ऊपर इसने बहरी सफ़र किया था। वॉयेज का मतलब होता है बहरी सफ़र इसने किया था, और वहाँ पर इसने क्या किया था, इसने अपने बहरी सफ़र के दौरान इसको जितनी स्पीशी मिलती गई इसने क्या किया था, उन सब स्पीशी को उनके फीचर्स नोट करता गया कि इस स्पीशी के फीचर इसके साथ मैच करें, ये इस स्पीशी से इवॉल्व हुई है या नहीं हुई, या इन सब स्पीशीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है। इसके क्या किया था, उसने नोट्स रेडी करता गया था। और इसने क्या नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया हुआ है, दे बिगेन हिज नोटबुक्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। बाद में क्या किया था, इसने वो सारे नोट्स मिलाकर जो सा एक अपना ऐसे लिखा था जिसका क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीशी, यानी कि स्पीशी सबसे पहले जो सी है वो बनी कहाँ पे थी। और ये सारा कुछ जो सा है ये इसने सारी स्पीशी जो सी है इसने नोट कब की थी, जब ये अपने जहाज़ पर बहरी सफ़र पर गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हम डार्विन की जो सारी स्टोरी है इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंडल। मेंडल ने क्या किया था, दे पब्लिश पेपर्स ऑन
इनहेरिटेंस, इसने इनहेरिटेंस के ऊपर जो है वो पेपर पब्लिश किए थे। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि जिराफ की जो सी नेक है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। और ये फीचर जो है उसका, जैसे नेक की अगर जिराफ थोड़ी सी लॉन्ग हुई है तो ये फीचर जो है वो अगली जनरेशन में पास हो जाता है। इसको हम यानी कि पेरेंट्स से जो है पास होते हैं जीन्स के जरिए फीचर, किसको, आगे ऑफस्प्रिंग को। इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये सब मेंडल ने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेलिस। वेलिस की अगर हम लोग बात करें तो इसने भी क्या किया था, इसने भी एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया था। लेकिन जब इसको पता चला कि डार्विन भी जो है उसने बहरी सफ़र पे काफ़ी कुछ एवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है, और इसने, लेकिन इसकी जो स्टडी थी वो इस वक्त डार्विन की तरह काफ़ी, डार्विन ने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, उसने पूरे पूरे ऐसे जो हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किए हुए थे, जबकि वेलिस का काम जो है वो थोड़ा सा था। और तो इसने क्या किया था, उसने अपनी जो सी थ्योरी थी वो भी किसको सेंड कर दी थी, डार्विन को सेंड कर दी थी। नेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर दोबारा इन्होंने लेनियस के बारे में लिखा हुआ है कि उसने क्या किया था, स्पीशी को ऑर्डर के अंदर जो सा है वो अरेंज किया था। ये ठीक है, इसी के अंदर पूरा हो जाता है। तो इसके अंदर से एक तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक हमारे पास हो गया एवोल्यूशन की डेफिनेशन। ये वाली लाइन भी इसी के अंदर ऐड कर लेनी है कि यहाँ पे सिर्फ डार्विन ही की जगह डार्विन आ जाएगा। डार्विन आल्सो प्रपोज्ड अ मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। और उसके बाद ये दो थ्योरीज यहाँ से करनी है, एक आ जाएगी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये दो यहाँ से थ्योरी करनी है और ये टेबल करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखें तो हमारे पास हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, और वेंट्स का मतलब ऐसा छोटा सा पाउंड या ऐसा छोटा सा पार्ट जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी और रॉ मटेरियल जो उनसे हैं वो अवेलेबल होते हैं, या जो कि एक लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए जो उनसा एक छोटे से ऑर्गेनिज्म के लिए उसके अंदर जितनी उसको एनर्जी चाहिए होती है, जितने उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अब हमारे पास क्या होता है, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग। यानी कि अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग का सबको पता है, जो ज़मीन के नीचे जो सा गर्म पानी प्रेजेंट होता है। अब उस पानी के अंदर क्या था, उसके अंदर वेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर सारी एनर्जी, रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स हम लोग कहते हैं तमाम न्यूट्रिएंट जो कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब प्रेजेंट थे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि वहाँ पे जो सा है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो सा है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ। ये हम तब की बात करें जब हमारे पास अर्थ जो सी है बनी थी, और उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किस तरह बना था, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो सी है उसके लिए थ्योरी दी गई थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब पहला जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बना था वो हमारे पास कौन था, आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया जो सा था वो हमारे पास इस हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर बना था सबसे पहले। और ये कितना टेम्परेचर बेयर कर सकता था, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो सा है, जो कि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स का टेम्परेचर था, उसको ये आराम से बेयर कर सकता था। इन्होंने कहा है कि अब भी अगर आर्चियोबैक्टीरिया देखा जाए तो उसके अंदर अगर आज का देखा जाए ये बैक्टीरिया, तो उस ज़माने से लेके आज तक इसके अंदर बहुत कम एवोल्यूशनरी चेंज आया है। यानी कि वक्त के साथ साथ इसके अंदर चेंज बहुत ज़्यादा कम आया है। अब हमारे पास देखें, अब हमारे पास ये पॉइंट जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स का था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये इसीलिए कहा था कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बना था वो आर्चियोबैक्टीरिया था, जो कि अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग में बना था। और वो इस हॉट स्प्रिंग के अंदर सारी एनर्जी और रॉ मटेरियल मौजूद थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आराम से क्या कर सके, बेयर कर सके, जो आर्चियोबैक्टीरिया था। अब हमारे पास क्या हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ के ऊपर तो इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं। तो हमारे, और ये जो है वो सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था जो सबसे पहले बना था, आर्चियोबैक्टीरिया। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है वो आगे बढ़ी कैसे, वो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि प्रीमिटिव इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि पुराने इन्वायरमेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। यानी कि थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट थे जो इतनी ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि कॉम्प्लेक्स किस्म की लाइफ को भी सपोर्ट कर सकें। तब पहले वक्त में क्या होता था कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई। लेकिन तब फोटोसिंथेसिस किस तरह होती थी, अब फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन पहले जब हमारे पास अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो वो इस तरह हुई कि वो क्या, वाटर की जगह क्या यूज़ करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते थे, H2S यूज़ करते थे, और फिर ऑक्सीजन की जगह क्या चीज़ रिलीज़ होती थी, सल्फर जो है वो रिलीज़ होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऑर्गेनिज्म ने जो है वो क्या शुरू किया, हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह जो है वाटर यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसने ये इस वाटर को जब उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो क्या चीज़ रिलीज होना शुरू हुई, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन
आहिस्ता आहिस्ता जो सा है वो क्या हुई, वो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में जमा होना शुरू हो गई, अकोमुलेट होना शुरू हो गई। जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो गई तो उसने आहिस्ता आहिस्ता क्या बनाना शुरू कर दिया, ओजोन बनाना शुरू कर दिया। और ओजोन ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने कहा आज से 420 मिलियन ईयर पहले हमारे पास इतनी ओजोन बन चुकी थी कि वो क्या करती कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने फिल्टर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। रिड्यूसिंग से वो क्या होना शुरू हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। और क्या हो गया, हमारी अर्थ के ऊपर जो सी लाइफ है वो एबायोटिक से आहिस्ता आहिस्ता बायोटिक की तरफ जाना शुरू हो गई। मीन्स के और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से हमारे पास सिर्फ एक आर्चियोबैक्टीरिया से आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गए। और आज हमारे पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स वेराइटी जो सी ऑर्गेनिज्म की वो प्रेजेंट है हमारे पास। जो प्रोकैरियोटिक को अगर देखा जाए तो आज से वो 3.5 मिलियन ईयर पहले हमारे पास बने थे। और यूकैरियोटिक को देखा जाए तो हमारे पास वो कब बने थे अर्थ के ऊपर, 1.5 बिलियन ईयर पहले। इसका मतलब है हमारे पास पहले जो सा है वो प्रोकैरियोट बने थे और बाद में यूकैरियोट बने थे। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट जो से हैं उनके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई है और हमारे पास कौन आए थे, यूकैरियोट। जाहिर सी बात है आर्चियोबैक्टीरिया हमारे पास एक प्रोकैरियोट था और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनसे कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर बने थे, यूकैरियोट्स। बाकी हम लोग इसकी थ्योरी अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट हमारे पास किस तरह बने थे। अब हमारे पास प्रोकैरियोट तो बन चुके थे, यानी कि बैक्टीरिया हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया बन चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे इन बैक्टीरिया से यानी कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट अब किस तरह बने, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस दिया गया था जिसका नाम है हमारे पास एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। अगर हम लोग एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस देखें तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। हमें पता है प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यूकैरियोट के अंदर क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट से हम लोगों ने अगर यूकैरियोट बनाने थे तो हमें क्या करना था, हमें ऐसी ऑर्गेनेलीज बनानी थी जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड थी। यानी कि प्रोकैरियोट में सारी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली थी, लेकिन हमें इसमें ऐसी ऑर्गेनेलीज बनानी थी जिनके आसपास जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती। अब वो किस तरह बनी वो हमें कौन एक्सप्लेन करता है, वो हमें एक हाइपोथेसिस जिसे एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस कहते हैं वो एक्सप्लेन करता है, जो कि किसने प्रपोज किया था, लेन मार्ग्यूलिस ने। लेन मार्ग्यूलिस ने क्या कहा था कि हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट से कैसे बनी थी। ये मैं नीचे हमारे पास ऑर्गेनेलीज हम लोग बनाते हैं, फिर मैं डेफिनेशन रीड करूंगी तब हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास जो सी ऑर्गेनेली हमने बनानी है वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम देखते हैं। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह बनी थी, हुआ क्या था कि हमारे पास एक बड़ा एनएरोबिक प्रोकैरियोट था। एनएरोबिक प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं प्रोकैरियोट। उन्होंने क्या किया था, उस बड़े प्रोकैरियोट ने एक छोटे एरोबिक प्रोकैरियोट को, एरोबिक प्रोकैरियोट वो थे तो वो प्रोकैरियोट, लेकिन वो किसके ऊपर एग्जिस्ट करते थे, ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा रह सकते थे। तो वो उसको क्या कर लिया था, उसको एडजस्ट कर लिया था, यानी कि खा लिया था। अब किस तरह फीड किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा हमारे पास एनएरोबिक प्रोकैरियोट है, ये हमारे पास एक छोटा एरोबिक प्रोकैरियोट है। जब ये इसके अंदर एंटर हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये इसके अंदर एंटर हुआ है तो इसकी वॉल जो सी है वो भी अंदर की तरफ मूव कर गई है और ये ऑर्गेनिज्म भी एंटर हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये कट ऑफ हो गया। ये हमारे पास यहाँ से कट ऑफ हो गया तो इसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिज्म आ गया। इस ऑर्गेनिज्म को अब इसने क्या किया, जो बड़ा प्रोकैरियोट था इसने उसको डाइजेस्ट करने की बजाय इसने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर ही स्टेबल कर लिया, यानी कि अपने अंदर उसने स्टेबलाइज कर लिया इंस्टेंट ऑफ डाइजेस्ट, उसको डाइजेस्ट करने की बजाय। और इसने अंदर उसके क्या काम करना शुरू कर दिया, दो काम शुरू कर दिए। इसने ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाना शुरू कर दी, जो हमारे पास किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसने एनर्जी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बना रहा था। तो ये क्या इन्होंने क्या कहा, इट इज़ द साइड ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन करता था, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता था। तो हमारे पास यहाँ से जो सा है वो क्या बना था, माइटोकॉन्ड्रिया बना था। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, यानी कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली बनी है। और किस तरह बनी है, रिलेटेड विद द सिम्बायोंट रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ सिम्बायोंट रिलेशन के अंदर रहे हैं। सिम्बायोंट का आपको पता है, दो ऑर्गेनिज्म की रिलेशन को एक दूसरे के ऊपर जब डिपेंड करके वो एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोंट रिलेशन बोलते हैं। तो जब दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोंट रिलेशन में रहे हैं
तो हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनी है जिसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ये हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस कहता था, एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। अब हमारे पास अगला ऑर्गेनेली देखते हैं वो किस तरह बनी थी, फ्लैजिला। फ्लैजिला देख लेते हैं, ये बाइप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉडी के ऊपर जो सा एक लॉन्ग फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म की। ये किस तरह बना था, तो ये हमारे पास किस तरह बना था, जब हमारे पास एक प्रोकैरियोट ने, ठीक है, एक प्रोकैरियोट जो सा था उसने क्या किया था, एक स्पाइरल शेप जो स्पायरोचीट बैक्टीरिया था, ठीक है, उसको क्या कर लिया था, उसको इंजेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये जो स्पायरोचीट शेप बैक्टीरिया था, ये आहिस्ता आहिस्ता जो सा है इसने क्या किया था, इसने फ्लैजिला जो सा ऑर्गन है वो बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब लास्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो है वो एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस से किस तरह बना था। हमारे पास क्या हुआ था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था उसने क्या किया था, प्रोकैरियोट को इंजेस्ट किया था, और ऐसे प्रोकैरियोट को जो आजकल का हमारे पास एक जो प्रेजेंट डे का हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलजी भी इसको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को उसने क्या कर दिया था, इंजेस्ट कर दिया था। तो हमारे पास क्या हुआ था, इसीलिए हमारे पास प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बना था। नेक्स्ट हमारे पास अब एक और हाइपोथेसिस दिया गया था। एक हाइपोथेसिस तो हमारे पास हमने देखा एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, उससे हमने 3 ऑर्गेनेलीज बनाई है, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला और साथ में क्लोरोप्लास्ट। अब जो हमारे पास एक और हाइपोथेसिस था वो हमारे पास है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन ये हाइपोथेसिस दिया गया था, और इसके मुताबिक हमारे पास सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो सी हैं उन्होंने कहा था कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के ज़रिए बनी है। वो हम देख लेते हैं कि किस तरह। असल में हुआ क्या था, हमारे पास एक प्रोकैरियोट सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था कि ये सारे के सारे जीनोम प्रेजेंट थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हुआ था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो सा था उसकी मेम्ब्रेन जो सी थी, ये जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो गई। इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ डीपली जो सा है वो ग्रो करना, ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या था कि इसकी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास और ये थी, इसकी वॉल ने अंदर की तरफ दोनों साइड से जो सा है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना, अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू किया, और इस तरह जो सा है इसने जीनोम के आसपास जो सा है वो ग्रो कर लिया, और सेंटर में जो सा है हमारे पास क्या आ गया, जीनोम आ गया। यानी कि ये जो हमारे पास वॉल थी इसने क्या किया, ये अंदर की तरफ ग्रो करके इसने जीनोम को कवर अप कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपने पीछे से कनेक्शन ख़त्म कर दिया, और इसको जो सा है कम्प्लीटली क्या कर दिया, कवर अप कर दिया, इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये अलग अलग अब डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आ गई थी। इसमें से एक ने न्यूक्लियस के तौर पे काम किया, एक ने माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पे काम किया, एक ने क्लोरोप्लास्ट के तौर पे काम किया। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के हमारे पास मुताबिक कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन हम इसको वॉल को बोलते हैं, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन थी इसने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके जीनोम के आसपास ग्रो करके वॉल बनाई, और जिसने आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग ऑर्गेनेली के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे पास 2 याद रखने हैं हाइपोथेसिस के, किस तरह जो हैं वो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा है कि इस तरह यूकैरियोट से फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, एक सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से फिर टिश्यू ने मिलकर आपस में ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने मिलकर आपस में क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। ये हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।